जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सैंडी के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार में नया खुलासा, आरोपियों ने नगर के कई नामचीन व्यक्तियों के नाम उगले। कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही पुलिस। 32 साल के बाद मोहगांव मलाजखंड साडा के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद पांडे को 5 वर्ष के कारावास की सजा। मामला फर्जी वेतन प्रमाण पत्र के माध्यम से अधिक वेतन लेकर धोखाधड़ी करने का। बहुचर्चित डबल मनी मामले के सरगना सोमेंद्र कंकराने के घर पहुंचे ईडी के अधिकारी। आरोपियों को भोपाल ईडी कार्यालय में पेश होने के दिए निर्देश। बैठक से अनुपस्थित रहे कलेक्टर तो नाराज हुए सांसद, बैठक की रद्द। भारत सरकार को पत्र लिखकर कलेक्टर की शिकायत कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की। 10 दिवसीय आनंदम उत्सव व्यापार मेला 2022 की तैयारियां शुरू। 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा आनंदम उत्सव व्यापार मेला। लालबरा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड के नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिससे स्थानीय नागरिक, दुकानदार, यात्रीगण व राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आपको बताया कि लालबरा बस स्टैंड में रोजाना बड़ी संख्या में भोपाल, इंदौर, जबलपुर व छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों व आसपास के राज्यों की बसों का आवागमन होता है, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ ही बाहर से भी यात्रीगण बड़ी संख्या में बस स्टैंड पहुंचते हैं। परंतु बस स्टैंड के प्रवेश द्वार, परिसर व यात्री प्रतीक्षालय में फैली गंदगी से उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यात्री प्रतीक्षालय में गंदगी होने के कारण यात्रीगण प्रतीक्षालय में न बैठते हुए बाहर खड़े रहते हैं या फिर किसी दुकान के सामने खड़े बैठकर बस का इंतजार करते रहते हैं। साथ ही जनपद पंचायत के द्वारा विकास कार्य करने की बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, परंतु बड़े शहरों से बस के माध्यम से जब यात्रीगण आते हैं तो लालबरा बस स्टैंड की गंदगी को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि नगर में भी इसी तरह की गंदगी होगी, क्योंकि बस स्टैंड में साफ सफाई व अन्य सुविधाएं अच्छी रहती तो उन्हें लगता है कि नगर भी अच्छा होगा। परंतु बस स्टैंड की गंदगी को देखकर वे शहर की स्वच्छता का भी आकलन लगा लेते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, क्या है, परेशानी होती है पब्लिक को, राहगीरों को। दो बस से जो आते हैं राहगीर लोग पूरी गंदगी में है, पैसे ले रहे हैं उन लोग। वहाँ पे जो संचालक लोग हैं, सार्वजनिक जो शौचालय है, बाथरूम है और आजू बाजू में जो गंदगी है उसको क्या जनपद पंचायत जो लालबर्रा साफ सुथरा करना चाहिए। और आजू बाजू के पूरे बस स्टैंड में पूरे पन्नी पड़ी रहती है, पूरा मैंने गंदगी का अंबार लगा रहता है। इसमें कोई किसी का भी कोई जवाबदारी कोई किसी की नहीं है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी सुमित पिता लगनलाल कोहरे 21 वर्ष ग्राम बिजाटोला थाना परसवाड़ा निवासी को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाया गया। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार यह लड़की लामता थाना क्षेत्र की रहने वाली है। नवंबर 2018 में सुमित मेला देखने के लिए उसके गांव आया था, जिससे उसकी जान पहचान हो गई थी। सन 2019 में सुमित ने लड़की को मोबाइल खरीद कर दिया था और दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी। होली के 8 दिन बाद लड़की के माता पिता घर पर नहीं थे, तब सुमित आया और लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जिसके बाद सुमित प्रत्येक सप्ताह जब भी लड़की के घर में कोई नहीं होता तब जाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था, जिससे वह लड़की गर्भवती हो गई थी। इस संबंध में लड़की ने अपने परिवार वालों को यह बात बताई। 27 फरवरी 2020 को उसने एक संतान को जन्म दिया। इसके बाद इस घटना की रिपोर्ट परसवाड़ा थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले में सुमित कोहरे के विरुद्ध धारा 450, 376 2N और धारा 5(L) 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में सुमित कोहरे को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया। जो प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला।
जहां अभियोजन पक्ष आरोपी सुमित कोहरे के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यमान अदालत में सुमित कोहरे को धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और 376 ब्रैकेट 1 के तहत अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले के द्वारा पैरवी की गई थी। जानकारी के मुताबिक सुमित ने इस लड़की से शादी भी कर ली थी और वर्तमान में उसके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें 1.5 वर्ष की एक बेटी है और 3 माह का एक बेटा है। 24 नवंबर को इस फैसले के दौरान यह लड़की भी अपने दोनों बच्चों को लेकर न्यायालय आई हुई थी। गुरुवार को बालाघाट सिवनी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन कलेक्टर कार्यालय में उस वक्त नाराज हो गए जब कलेक्टर सभागृह में आयोजित जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में उन्हें कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा अनुपस्थित नजर आए। जहां संबंधित अधिकारियों से पूछे जाने पर पता चला कि कलेक्टर गिरीश मिश्रा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने गए हैं। इतना सुनते ही सांसद टुनक गए और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब दिशा समिति की बैठक में कलेक्टर नहीं है तो फिर सांसद को बैठक में क्यों बुलाया गया। इसे एक जनप्रतिनिधि का अपमान बताते हुए उन्होंने तुरंत ही बैठक को स्थगित करने का आदेश दिया और नाराज होकर बैठक से बाहर चले गए, जिन्होंने तुरंत ही सर्किट हाउस पहुंचकर इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत सरकार को एक पत्र लिखकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा की शिकायत कर दी, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से जवाब मांगने और कलेक्टर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। आज दिशा की बैठक थी, जो पूर्व निर्धारित बैठक थी, जिसका मैं अध्यक्ष होता हूँ, कलेक्टर सचिव होते हैं, सब अधिकारी उसके सदस्य के रूप में बैठते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और जब बैठक में कलेक्टर नहीं थे, बिना सूचना के, बिना जानकारी दिए कलेक्टर नहीं थे, इसलिए मैं बैठक पर निरस्त था। और स्वाभाविक तौर पे क्या है कि कलेक्टर के जो सचिव होते हैं उन्हीं के उसमें होते हैं। कलेक्टर को कई बार देखते हो आप, कुछ जो सक्षम अधिकारी होता है यदि नहीं होते तो कलेक्टर सबॉर्डिनेट अधिकारी से कहते हैं कि आप क्यों बैठक में आए। बड़ी सीधी सी बात है कि यदि दिशा की बैठक का जो ऑर्गेनाइजर है वही उपस्थित ना हो तो बैठक किस बात की होगी, निर्देश किसको देंगे, कौन कंडक्ट करेगा उसको, इसलिए मैंने बैठक को निरस्त कर दी। निश्चित रूप से मेरी बैठक का कार्यक्रम पहले से तय था। कलेक्टर की जिम्मेदारी थी कि आज की बैठक में मेरे साथ उनको उपस्थित होना चाहिए था। पर जैसा आप कह रहे हो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गए, पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यदि उनका जाना हुआ है तो एसपी तो इस बैठक में उपस्थित है, तो कायदे से तो यदि उस क्षेत्र में जाना हो तो एसपी को जाना चाहिए, और यदि कलेक्टर जाना तो कलेक्टर के साथ एसपी भी जाते हैं। सामान्य तौर पर कभी भी अकेले ये लोग भ्रमण नहीं करते हैं। यदि कोई सरकारी का कोई कार्यक्रम हो तो, और जो भूमि पूजन का कार्यक्रम कह रहे हैं, तो यदि भूमि पूजन के कार्यक्रम में कलेक्टर को जाना और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हो सकता है कि एसपी ने सारी व्यवस्थाएं वहाँ कर दी हों और कलेक्टर को जाना यदि वहाँ अति आवश्यक था, तो मेरी बैठक को यदि उन्होंने इग्नोर किया है और उन्होंने उसको ठीक नहीं समझा है, जबकि मेरा पहले से तय कार्यक्रम था, और इसका मतलब जानबूझ के कलेक्टर के द्वारा आज की बैठक की अवहेलना की गई है या जानबूझ के दूरी बनाई गई हो, या हो सकता है कि प्रशासन ने स्थानीय नेताओं के दबाव में कार्यक्रम तय किया हो। बैठक में उपस्थित होना चाहिए था, तो क्या उन्होंने आपकी जानकारी दी थी पहले कि मैं नहीं हो पाऊंगा? नहीं, मुझे कलेक्टर ने कोई चर्चा, मुझे यदि कलेक्टर बता देते कि सर आज की बैठक निरस्त कर दी, जो सामान्य तौर पे कई बार हम लोग कर देते हैं आगे पीछे, पर चूंकि 24 तारीख फाइनल कर दी थी, एजेंडा फाइनल हो गया था, मुझे जानकारी दे दी गई थी, मैं खुद आ गया। कलेक्टर ने मुझे आज सुबह तक भी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करी। करके गए थे, कलेक्टर से पूछो आप। मैं तो इस संबंध में संबंधित अधिकारी को, भारत सरकार को मैं इस संबंध में पत्राचार मैं करूंगा, आज ही करूंगा। दरअसल यह पूरा मामला गौन खनिज मद के खर्च से जुड़ा हुआ है, जहां पिछली बैठक में गौन खनिज मद के तहत खर्च किए गए रकम के रेशो में सांसद ढाल सिंह बिसेन ने आपत्ति जताई थी, जिन्होंने खर्च के रेशो में गड़बड़ी होने की बात कही थी। वहीं आज गुरुवार की इस बैठक में इस रेशो को सुधार कर पेश करने और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे। आज गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय सभागृह में आयोजित जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की इस बैठक में उसी गौन खनिज के खर्च का हिसाब मांगा गया था, जिसकी सूचना सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा करीब 15 दिन पूर्व कलेक्टर बालाघाट को दे दी गई थी। लेकिन कलेक्टर सभागृह में जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति दिशा की इस बैठक में समिति के सचिव यानी जिला कलेक्टर उन्हें अनुपस्थित नजर आए, जहां कलेक्टर के बारे में जानकारी लेने पर उन्हें पता चला कि कलेक्टर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए। यह जानकारी मिलते ही सांसद ढाल सिंह बिसेन नाराज हो गए।
और उन्हें बैठक में बुलाकर खुद गायब होने पर उन्होंने जमकर नाराजगी जताई, जिसके तुरंत बाद समिति के अध्यक्ष एवं सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बैठक को ही रद्द कर दिया और नाराज होकर कलेक्टर सभागृह से बाहर चले आए। जैसा कि आज जानकारी लगी कि डीएमएफ के ऊपर में विशेष चर्चा आज होने वाली है और जानकारी हमने मान ली थी क्योंकि 60-40 का रेशो जिला मेंटेन नहीं कर रहा था, भारत सरकार के नियम है, 43 उन विषयों की सूची में भी है, वो बार बार टाल रहे थे। तो मैंने कहा कि आज टलेगी नहीं, आज आप उसका पूरा डिटेल जानकारी दें। 60-40 का रेशो मैंने कहा चाहे जिस ढंग से वह मेंटेन करके मुझे बताएं कि आखिर मेंटेन क्यों नहीं किया। 60% का जो रेशो है उसको अभी तक का जो था वो 13% था और 40% को 87% कर रहे थे और मेरे किसी प्रस्ताव पे आज तक कभी इन्होंने सहमति भी नहीं दी है, पूर्व में भी और वर्तमान में भी। मैं जानबूझ के देख रहा था कि रकम तय किया हो। भाऊ ये इससे पहले भी कलेक्टर वगैरह ने अनदेखा करते रहे हैं। बालाघाट में हमेशा से होते चला है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले के भी जितने सांसद रहे उनके साथ भी लगभग यही परिस्थितियां इस जिले में दिखाई देती रही हैं। इसलिए मुझे इसका अनुभव है क्योंकि आपका पड़ोसी रहा हूँ और पहले से विधायक मंत्री रहा हूँ, तो हमेशा से यहाँ पर सांसद को कभी भी जो सम्मान उसका होना चाहिए कभी भी सम्मान नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य वाला। मुझे अपने काम के प्रति रुचि है, मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। अब कोई इज्जत करे ना करे, बेइज्जत करे, उसका पाप धर्म वो जाने वो करे, मेरे को तो अपने कर्तव्य से मतलब है। अपना काम करूंगा, जो मेरे जिम्मे काम है उन कामों को करना मेरी प्राथमिकता है। क्या लग रहा है भाऊ इसके पीछे कोई राजनीति षड्यंत्र या कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो इस प्रकार का कृत्य जो है? बालाघाट जिला राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा समुन्नत जिला है, अभी से नहीं बहुत पहले से है और इसलिए यहाँ की राजनीति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो षड्यंत्र मान सकते हैं इसको, राजनीतिक षड्यंत्र? मैं इसको षड्यंत्र नहीं कहता हूँ, स्थानीय नेताओं का दबाव, आपस में नेताओं का जो भी होगा यहाँ के, इसलिए हो सकता है। मैं इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, पर इससे पार्टी का नुकसान होता है, जिले का नुकसान होता है, मैं इतना कह सकता हूँ। पार्टी से तो आप भी हैं और नेता भी, इसीलिए मैंने कहा कि इससे पार्टी को नुकसान होता है, जिले को नुकसान होता है और आपस की दूरियां बढ़ती हैं। किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। जिले में पिछले कई वर्षों से चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार में लिप्त गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर रोजाना ही नए नए खुलासे हो रहे हैं, जहां इस अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों ने नगर के राजनीति, पत्रकारिता, खेल एवं व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों के नामों का खुलासा करते हुए उन पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कोतवाली थाने में लिखित एफआईआर दर्ज करवाई है। जहां इस अवैध कारोबार में लिप्त मुख्य आरोपी प्रांजल जैन, विनय यादव, हैप्पी उर्फ आशीष सोमानी और नितिन ब्रह्मे ने 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन उर्फ अम्मू भोज, खेल जगत, पत्रकारिता और वकालत के पेशे से जुड़े उनके भाई इंद्रजीत उर्फ टिंगा भोज और नगर के सोनू किरतानी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में लिखित एफआईआर दर्ज कराकर सभी आरोपियों के खिलाफ मारपीट करने, सट्टा खिलाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने, प्रतिमाह पैसों की अवैध उगाही करने, जबरन झूठे प्रकरणों में फंसाने की धमकी देने, अवैध पैसे वसूलने, घर, जमीन जायदाद आदि के कागजात छुड़ाकर अपने पास रखने और गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। जहां सट्टे के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों से मिल रही शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने इस मामले से जुड़े आरोपी नितिन उर्फ अम्मू भोज, उनके भाई इंद्रजीत उर्फ टिंगा भोज, सोनू किरतानी सहित अन्य के खिलाफ धारा 384, 386, 390, 323, 506 और भारतीय दंड विधान की धारा 34 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जहां पुलिस के द्वारा इस मामले में जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की बात कही जा रही है। जिले के बहुचर्चित लांजी बोलेगांव क्षेत्र में चल रहे डबल मनी मामले में लगातार पुलिसिया कार्रवाई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने भी अब इस मामले में दस्तक दे दी है। गुरुवार को बोलेगांव में भोपाल से ईडी की टीम से 2 अधिकारी पहुंचे, जिनके द्वारा सोमेंद्र कंकराने और हेमराज अमाडारे सहित अन्य आरोपियों के परिजनों को नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में आरोपियों को 5 दिसंबर को भोपाल के ईडी कार्यालय में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की सूचना दी गई। आपको बताया कि लांजी क्षेत्र में चल रहे डबल मनी के प्रकरण के संबंध में पुलिस के द्वारा कमिश्नर को सूचना दी गई थी, जिसके बाद इस डबल मनी के मामले को ईडी के पास पहुंचाया गया था। कुछ माह पहले ही एसपी समीर सौरभ ने प्रेस
कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि इस मामले की जांच ईडी करने वाली है। इसके बाद यह पहला अवसर है कि आज ईडी के अधिकारी लांजी पहुंचे थे, जिनके द्वारा बोलेगांव पहुंचकर सोमेंद्र कंकराय ने और हेमराज आमाडारे के परिजनों को नोटिस दिया है। आपको बता दें कि जब पुलिस बल और ईडी अधिकारी बोलेगांव पहुंचे तो सोमेंद्र कंकराय और हेमराज आमाडारे अपने घर पर नहीं थे। इस दौरान सोमेंद्र के परिजन मौजूद थे, जिन्हें नोटिस दे दिया गया है। नोटिस भी था मैं पूरा क्या मामला है सर और कैसे क्या आगे जांच चल रही है? जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि डबल मनी प्रकरण जो पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है जिसकी, और उसका ट्रायल माननीय न्यायालय में भी चल रहा है और लगातार हमको डबल मनी के संबंध में कई आवेदकों द्वारा लगातार शिकायतें भी दी जा रही है। इस संबंध में संपूर्ण जानकारी जो है कमिश्नर महोदय को इस एक्ट के तहत जो दी जाती है हमारे द्वारा, तो उसी के एक कहना चाहिए कि उसी की एक प्रोसेस के तहत जो है ईडी को भी ये जानकारी प्राप्त हुई और ईडी के द्वारा लगातार इसके पूर्व से ही साक्ष्य जुटाए जा रहे थे जब से प्रकरण यहाँ विवेचना की जा रही है इसकी। तो उसी में पर्याप्त साक्ष्य होने के पश्चात आज ईडी की टीम लांजी पहुंची और सोमेंद्र कंकराने और हेमराज आमाडारे के घर पे जो है तस्दीक करने के संबंध में और जो घटना स्थल कहें या उससे जो उनके निवास पर जहाँ पे पैसा एकत्र करके डबल मनी का जो ये पूरा प्रकरण या जो संचालित किया जाता था उसके संबंध में उन्होंने जानकारी जुटाई है। अभी इसी ये भी सोमेंद्र और हेमराज की और भी जो लोग हैं उनके ऊपर भी नोटिस शामिल किया जाएगा? देखिए, उनके द्वारा जो प्रक्रिया की जा रही है या जो कुछ विवेचना की जा रही है वो हमारी विवेचना से पृथक है। हम लोग अपनी प्रक्रिया करेंगे, उन्हें जिस प्रकार की सहायता पुलिस के द्वारा चाहिए जाएगी उन्हें हम प्रदाय करेंगे। अभी उन्होंने सोमेंद्र और हेमराज के प्रकरण के संबंध में जानकारी चाहिए थी और जिसके लिए हम लोग लांजी पुलिस ने उनको सहायता प्रदाय करते हुए उनके घर पर नोटिस व अन्य जो भी कार्रवाई उनके द्वारा की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांजी थाना परिसर में। जैसा कि लांजी क्षेत्र जो डबल मनी मामले से प्रसिद्ध हुआ है, अब इस मामले पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले में कार्रवाई की गई है। इस मामले में आज भोपाल से ईडी की टीम पहुंचकर अब ईडी ने भी मामले में दस्तक दे दी है। बता दें कि आज 24 नवंबर को भोपाल की ईडी टीम से 2 अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा बोलेगांव पहुंचकर सोमेंद्र कंकराय ने और हेमराज आमाडारे के साथ अन्य आरोपियों को नोटिस दिया है। इस नोटिस में आरोपियों को 5 दिसंबर को भोपाल के ईडी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का है। इस मामले में एसडीओपी दुर्गेश आर्मू का कहना है कि जैसे जैसे ईडी की टीम लांजी क्षेत्र में पहुंचेंगी, हम उनके द्वारा मतलब लांजी पुलिस के द्वारा उनको पूरी सहयोग प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ ये भी बताया कि इस पूरे डबल मनी के प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई एक अलग कार्रवाई रहेगी और ईडी की कार्रवाई अलग रहेगी। बहरहाल इस मामले में अब आगे क्या क्या कार्रवाई होती है ये आगे की विषय की बात है। लांजी से मैं आयुष रामटेकर, पद्मेश न्यूज़, बालाघाट। वाराणसी न्यायालय स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत के विद्वान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने 24 नवंबर को पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति जयचंद कड़पेती को आजीवन कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना तिरोड़ी के अंतर्गत ग्राम जोगाटोला निवासी जयचंद कड़पेती शराब पीने का आदी था, जिसका अपनी पत्नी के साथ विवाद होते रहता था। ऐसा ही विवाद 2 फरवरी 2020 को हुआ, जिसमें जयचंद कड़पेती ने अपनी पत्नी रमूला कड़पेती को विवाद के दौरान लाठी से मारपीट कर दिया था, जिससे रमूला की मौत हो गई थी। उसकी सूचना थाना तिरोड़ी को मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर मृतिका रमूला पति जयचंद कड़पेती की हत्या के आरोप में जयचंद कड़पेती के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर वाराणसी न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसके बाद से उक्त प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। विद्वान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के द्वारा समस्त गवाह साक्ष्य के आधार पर आरोपी जयचंद कड़पेती के खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध होने पर 24 नवंबर को मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित करके सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से महेंद्र मिश्रा अपर लोक अभियोजक के द्वारा पैरवी की गई। ये है 2 फरवरी 2020 की घटना है, जिसमें आरोपी जयचंद कड़पेती ने अपनी पत्नी रमूलाबाई को लाठियों से मारा था घर पे, और जिससे रमूलाबाई की मृत्यु हो गई थी। उसका विचारण जो है न्यायालय माननीय श्री मनोज कुमार तिवारी साहब द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में था, और जिसमें आज अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को उन्होंने इस आधार पे कि जयचंद द्वारा अपनी पत्नी को मारा गया है, जयचंद को धारा 302 में 20 आजीवन कारावास और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की बैहर की अदालत ने फर्जी वेतन प्रमाण पत्र के माध्यम से अधिक वेतन लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में मोहगांव मलाजखंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद पांडे 68 वर्ष को दोषी पाया। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को धारा 420 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास, 25,000 रुपए का अर्थदंड। यह मामला 32 सालों से विद्वान अदालत में विचाराधीन था। आरोपी राजेंद्र प्रसाद पांडे पिता मनमोहन लाल पांडे मूल रूप से ब्रजेंद्र निवास लॉ कॉलेज के पीछे वार्ड नंबर 6 रीवा झिरिया निवासी है। अभियोजन के अनुसार राजेंद्र कुमार पांडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर साड़ा ओमकारेश्वर में 18 जनवरी 1983 से 8 अक्टूबर 1984 तक पदस्थ थे। आवास एवं पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 1984 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहगांव के पद पर राजेंद्र प्रसाद को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साड़ा मोहगांव मलाजखंड में स्थानांतरित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने 17 अक्टूबर 1984 को साड़ा मोहगांव में पदभार ग्रहण किया। मोहगांव में कार्यभार ग्रहण करते समय राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं एक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उनका मूल वेतन 950 रुपये एवं भत्ता 820 रुपये, कुल 1770 रुपये मासिक होना दर्शाया गया था। मोहगांव में पदस्थ रहने के दौरान वेतनमान 950 से 1350 प्रति माह के दर पर राजेंद्र प्रसाद ने माह जनवरी 1986 तक वेतन आहरण किया। इस बीच राजेंद्र प्रसाद की सेवा पुस्तिका ओमकारेश्वर से मोहगांव साड़ा को प्राप्त नहीं हुई। वेतन वृद्धि किए जाने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 1986 में चौधरी वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। तब यह तथ्य प्रकट हुआ कि आरोपी राजेंद्र पांडे अधिक वेतन आहरण कर रहा है। जांच करने पर पाया गया कि स्थानांतरण के समय ओमकारेश्वर से अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, बल्कि स्वयं राजेंद्र प्रसाद ने फर्जी तरीके से अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तैयार कर मोहगांव में प्रस्तुत किया था। पूर्व पदस्थापना स्थल ओमकारेश्वर में राजेंद्र प्रसाद का मूल वेतन 280 रुपये से 480 था, किंतु राजेंद्र प्रसाद ने कूट रचित वेतन पत्र तैयार कर अपना वेतनमान 950 रुपये से 1350 रुपये अंकित किया था। कूट रचित वेतन पत्र स्व राजेंद्र प्रसाद ने साड़ा मोहगांव में प्रस्तुत किया था और 1986 तक ज़्यादा वेतन प्राप्त किया। तत्कालीन सीईओ डीके वासनीकर ने 13 अक्टूबर 1990 को थाना मलाजखंड में एक लिखित आवेदन दिया था, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 110/90 दर्ज किया गया था। राजेंद्र पांडे के द्वारा प्रस्तुत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र को जब्त किया गया था। अनुसंधान पश्चात राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में 11 नवंबर 1990 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उसके बाद आरोपी राजेंद्र प्रसाद फरार हो गया था। उसकी अनुपस्थिति में 21 दिसंबर 1992 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। 3 नवंबर 1998 को न्यायालय के द्वारा आरोपी को फरार घोषित कर स्थायी वारंट जारी किया गया था। 2 सितंबर 2011 को आरोपी राजेंद्र प्रसाद पहली बार मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित हुआ। उसके बाद इस आरोपी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका 5755/95 प्रस्तुत की थी। प्रकरण की कार्रवाई स्थगित की गई थी। 3 फरवरी 2004 को स्थगन समाप्त हुआ। उसके बाद पुनः नई याचिका 2097/2010 पेश की गई। फिर उसे 22 अप्रैल 2010 को वापस ले लिया गया। इसके बाद पुनः नई याचिका 4728/2010 प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पुनः MCRC क्रमांक 38,894/2019 पेश की गई थी, जो लंबित है। विचारण न्यायालय के समक्ष भी आरोपी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा समय समय पर आवेदन लगाकर विचारण में विलंब किया गया। इस प्रकार प्रकरण के निराकरण में जो विलंब हुआ वह केवल आरोपी राजेंद्र प्रसाद के कारण ही हुआ। आरोपी राजेंद्र अदालत में उपस्थित होता रहा, जो अधिवक्ता से ज्यादा अपने मामले की पैरवी खुद करता रहा, जिससे मामले को 2 वर्ष से भीतर निराकृत हो जाना था। आरोपी राजेंद्र ने उसे 32 वर्ष तक खींच लिया। इसके अलावा आरोपी राजेंद्र बचाव ने जो सेवा पुस्तिका प्रस्तुत की थी वो भी फर्जी तरीके से बनवा ली थी। इतने लंबे मुकदमेबाजी के झेलने के बावजूद भी आरोपी राजेंद्र अपनी चालाकी से बाज नहीं आया। विद्वान अदालत ने कहा कि इन सारी परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय का अभिमत है कि आरोपी किसी भी प्रकार का सहानुभूति व दया का पात्र नहीं है। विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी राजेंद्र प्रसाद पांडे को धारा 420,
के तहत अपराध में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।